मई के महीने से पारे का जो मूड बिगड़ा है वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। बढ़ते तापमान की मार से हर कोई परेशान है। अब तो इसका असर महंगाई पर भी नजर आने लगा है। सब्जियों की महंगाई, कीमतें छू रही है आसमान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में। गर्मी ने सुखा दी आपकी हरी भरी ताली, 100 पार। महंगा टमाटर, गुस्से से लाल और बढ़ता तापमान, महंगाई में उफान। दिल्ली एनसीआर में हुआ हीट स्ट्रोक। इसी के साथ बढ़ता तापमान और महंगाई में उफान, आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। ईटी नाउ स्वदेश में आम हो या खास, गर्मी की कहर से कोई नहीं बच पाया है। सिर्फ इंसानों ही नहीं, फसलों का भी हीट वेव और बुरी गर्मी से बुरा हाल है। ऐसे में इसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर भी दिखने लगा है। टमाटर की कीमतें सेंचुरी लगा रही है, वहीं हरी सब्जियां भी काफी महंगी हो रही है। मौसम की वजह से पड़ रही महंगाई की मार से आम लोग परेशान हैं। घर के किचन का बजट बिगड़ चुका है। आखिरकार क्यों बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम और इस मुश्किल से कब मिलेगा निदान? इसी मुद्दे पर हम आपको कई शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना भी हमारे साथ बात करेंगे। कीमतों में इजाफे का असर महंगाई पर किस तरह पड़ने वाला है? विजय सरदाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले बताएं कि हीट वेव का तो कहर जारी था, अब महंगाई की भी मार पड़ने लगी है। हमारी जो थाली है वो महंगी होती जा रही है। आम आदमी की जेब पर इसका असर दिखने लगा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, निश्चित रूप से चिंता की बात है। और जैसा हम जानते हैं कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो भी एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं। जब हम महंगाई की बात कर रहे हैं, सब्जियों की बात कर रहे हैं, तो जो गर्मी हम इंसानों को परेशान कर रही है, निश्चित रूप से जो पौधे हैं, जहाँ पे सब्जियां उगती हैं, उनको भी पानी की जरूरत होती है। और साथ ही साथ जब आप सब्जियों को तोड़ के बाजार तक लाने का प्रयास करते हैं, तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि वो मुरझाने लगती हैं और उनकी क्वालिटी में भी फर्क आता है। तो कई कारण हैं महंगाई बढ़ने के। एक तो जिस तरह से बारिश नहीं हुई है, और उससे जो किसान, अगर टाइम पे बारिश हो जाती है तो किसान फसल लगा देता है, कोई ना कोई अल्टरनेट फसल या सब्जी बाजार में मिलती रहती है, तो खास सब्जियों पे प्रभाव कम पड़ता है। लेकिन इस बार जिस तरह से पिछले 1 डेढ़ महीने में बुरा हाल है, बारिश नहीं है, तो सब्जियों की सप्लाई में फर्क आया है। जो सब्जियां खेतों से निकाली जाती हैं, जब तक वो कंज्यूमर तक पहुंचती हैं, उनकी क्वालिटी में, जिसको हम बोलते हैं श्रिंकेज लॉसेस, जिसमें मॉइस्चर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कंज्यूमर भी वो सब्जियां लेने को तैयार नहीं होता है। और जो सब्जियां ठीक हालत में पहुंचती हैं, उनकी सप्लाई कम होती है, लेकिन डिमांड बरकरार रहती है। तो वो डिमांड सप्लाई मिसमैच के कारण भी जो दुकानदार हैं, उनको सब्जियों के दाम ऊपर रखने पड़ते हैं, क्योंकि उनको अपना जो लॉस है, जो सब्जी बिकेगी उसी से ही पूरा करना होता है। तो कई कारण हैं, क्लाइमेटिक कारण है, लॉजिस्टिक्स कारण है, आपके इकोनॉमिक रीजंस हैं, और डिमांड तो हमेशा बरकरार रहती है, इसलिए उसके बारे में हम कुछ ज्यादा कह नहीं सकते। जी, आप बनी रहिए हमारे साथ, मैं आपसे और भी सवाल करूंगी। उससे पहले मैं जाऊंगी मेरी सहयोगी आस्था चोपड़ा के पास, जिसने मुंबई के बाजार में जाकर सब्जियों की कीमतों का जायजा लिया। आज हम यहाँ दादर मार्केट पहुंच चुके हैं और हम बात करेंगे इंडियन थाली की और साथ ही साथ फूड इन्फ्लेशन की। जो महंगाई हम सब्जियों में देख रहे हैं उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टमाटरों से, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है एक इंडियन थाली का। अभी ये बिक रहा है 100 रुपए प्रति किलो। जो पिछले महीने उसका रेट था 30 रुपए प्रति किलो, जो कि अब बिक रहा है 100 रुपए प्रति किलो। दूसरा ही जो इंग्रेडिएंट है इंडियन थाली में वो है प्याज और आलू, जो कि अब बिक रहे हैं 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से और 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, जो पहले 20 और 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से था। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो सब
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक इंडियन थाली के लिए, जो कि अभी बहुत इनकी रेट जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, कम से कम 50 से 60 रुपए महंगाई ये देख रहे हैं। और हमारी सब्जियों वालों से बात हुई और होलसेलर से भी बात हुई, जो कि बोल रहे हैं सबसे ज्यादा हरी सब्जी जो है वो इफेक्ट हुई है, उस पर प्रभाव पड़ा है। किस वजह से? वजह है कि बहुत सारे राज्यों में जो तापमान था, गर्मी का तापमान था, वो 40 डिग्री पार कर चुका था और कई राज्यों में तो 45 डिग्री का तापमान भी उसने पार किया, जिस वजह से काफी ज्यादा फसल जो है वो खराब हो गई, सप्लाई कम थी और साथ ही साथ बारिश बहुत कम देखने को मिली साथ में। अब हम बात करते हैं लग्जरी सब्जियों की, जो कि इंडियन थाली में होती हैं। शुरू करते हैं हम ब्रोकली से। ब्रोकली इस मंडी में और इंडियन थाली में सबसे ज्यादा महंगी सब्जी है, जो कि 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, जो कि पहले 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी। दूसरी हम बात करते हैं पत्ता गोभी, जो कलर्ड पत्ता गोभी होती है यहाँ पे, मशरूम और शिमला मिर्च की बात करते हैं, जो पीली और लाल शिमला मिर्च है, उसमें भी लगभग 50 से 60 रुपए का बहुत ही महंगाई यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये प्रॉपर जो एवरेज सब्जियों के बारे में बात करते हैं, वो काफी ज्यादा महंगी दिख रही है यहाँ पे। और जो मेन बात है वो मौसम का हाल है, और अभी होलसेलर्स कह रहे हैं कि जुलाई तक रेट बढ़े रहेंगे। हमारे साथ यहाँ पे पंकज जी हैं, जो होलसेलर है, हमें बताएंगे कि सब्जियों में ऐसा क्या हमको दाम मिला और क्यों देखने को मिला। ऐसा है मैडम, थोड़ा आवक कम होने की वजह से ही सब्जियों में उछाल आया है। कितना उछाल आया है? अभी आप ये समझिए कि जो 40 रुपया किलो बिकने वाला माल 80 रुपया किलो बिक रहा है, और कौन सी डबल का सब्जी फर्क है है। जो ज्यादा करके जैसे टमाटर हुआ, कांदा हुआ, उसके बाद हरी सब्जियों में ज्यादा उछाल देखने को मिला। क्या वजह क्या रही इस बार? वजह बारिश कम हुआ और तापमान इतना है, तो इसकी वजह से माल थोड़ा कम आया है। ये सुनने में यही आ रहा है सब्जी वालों से और होलसेलर से भी, जो तापमान है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फसल खराब हुई है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा रेट बढ़े हुए हैं। स्पेशली हरी सब्जियों की अगर बात करी जाए, काफी बढ़े हुए हैं रेट इनके, कम से कम 50-60 रुपए रेट बढ़े हुए हैं सब्जियों के। तो मौसम सबसे बड़ा इसमें इम्पैक्ट करा है मौसम ने, जो कि 50 डिग्री सेल्सियस तक तो नहीं, पर उस तरह के से पहुंच गया है हमारा तापमान। इस वजह से सब्जियों की जो दाम है वो काफी ऊंचाइयां छू रहे हैं। विजय जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी और मेरा सवाल है कि गर्मी में सारी हरी सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन स्पेशली आलू, प्याज, टमाटर की बात करें तो इनके भाव तो आश्चर्यचकित ही करने वाले हैं। आलू की बात करें तो पिछले साल जितने दाम थे उससे ज़्यादा 64% का इजाफा हुआ है, प्याज में 58% का इजाफा है और टमाटर की तो कीमतें 100 के पार चल रही है। तो प्याज को लेकर आप बताइए कि क्या खबर है, क्योंकि हमने सुना है कि जो प्याज वाले जो स्टॉक व्यापारी है वो अपने स्टॉक को रोक कर रख रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट की तरफ से देखा जाए तो 40% का एक्सपोर्ट चार्ज प्याज पर अभी लग रहा है। तो प्याज की कीमतों में उछाल क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए, प्याज को लेके तो शुरू से ही चिंता थी, इसीलिए भारत सरकार ने एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस घोषित किया था। तो ये स्थिति तो शुरू से थी, लेकिन एक बात जो आपको समझनी होगी कि हिंदुस्तान की आबादी हर साल करीब 1 करोड़, 1.25 करोड़ के आसपास बढ़ जाती है, लेकिन हमारी जमीनें उतनी हैं और किसानों तक ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी अभी तक हम लोग नहीं पहुंचा पाए हैं जिससे उत्पादकता पिछले साल के मुकाबले 20-30% बढ़ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि डिमांड लगातार बढ़ रही है, सप्लाई में एक तरफ मौसम की मार पड़ रही है, दूसरी तरफ किसानों के पास नई तकनीक नहीं पहुंच पा रही है जिससे वो उत्पादन ज्यादा कर सकें, और फिर गर्मी के कारण, और दूसरा जो हम देख रहे हैं जिस तरह से सॉइल हेल्थ को प्रॉब्लम हो रही है, वाटर टेबल नीचे जा रही है, बहुत सारे क्षेत्रों में पानी की कमी है और बगैर पानी के तो खेती हो नहीं सकती। तो कई कारण है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को, क्योंकि खेती जो है वो राज्यों का विषय है, राज्य सरकारों को बहुत सीरियसली एग्रीकल्चर की प्लानिंग करनी चाहिए। अभी तक राज्य सरकारें क्या करती थी, अगर बंबई में मान लीजिए टमाटर के दाम बढ़ गए तो आप कर्नाटक से मंगा लेते, अगर कर्नाटक में बढ़ गए तो आप तेलंगाना से मंगवा लीजिए, तमिलनाडु से मंगवा लीजिए। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार, अगर मैं बॉम्बे के बाजार की बात करूं तो महाराष्ट्र सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी फसलें हैं आपके डिमांड में, जो आपके राज्य की जरूरतें हैं,
वो आप अपने राज्य में ही कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, ताकि बाकी जगह से आप मंगाएंगे तो वहां महंगाई बढ़ेगी और उसका असर फिर आप पे दोबारा पड़ेगा। तो जब तक राज्य आत्मनिर्भर होने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक महंगाई पे काबू पाना बहुत मुश्किल है। जी विजय जी, और इसी बीच जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी सब्जियां गर्मी की मार से झुलस गई है। इससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है। अभी हम सब्जी लगाई हुई है, पानी की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, हमारी नहर बंद है। सब्जियां लगाई हुई है, भिंडी लगाई है, बैंगन लगाया, लौकी लगाई है, कुसुम्बर लगाई है, सारी सूख रही है। पानी की व्यवस्था हमारे पास कुछ नहीं है। गर्मी से ये हमारी देखो आपने देख लिया है, भिंडी भी खराब हो रही है, मतलब खीरा घिया इसको भी पानी नहीं मिल रहा है। इतनी मेहनत की है तो बारिश भी नहीं हो रही है। बारिश होती तो चलो इसको खीरा भिंडी को हमारा थोड़ा सहारा मिलता, वो भी नहीं हो रही है। गर्मी पड़ी है, चार्ज पखे, उधर देखो पहाड़ों में आग लगी है, इतनी गर्मी पड़ रही है, सब्जी का पूरा सोखा पड़ गया है। तो बारिश ना होने की वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे बॉलीज हैं या दूसरे थोड़े तालाब हैं, वो सूख रहे हैं। तो लगता है कि आने वाले दिनों में जो हमारा जो बारिश बताई गई है कि 27 जून के करीब बारिश आएगी, उससे हम जो रिकवर तो कर पाएंगे, पर उत्पादन में थोड़ा फर्क रहेगा। इसके साथ साथ जो गर्मी ज़्यादा होने के कारण जो दूसरे कीड़े हैं, जो बीमारियां हैं, उनका भी थोड़ा सा हुआ है, ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। विजय जी, अभी हम प्याज के बारे में बात कर रहे थे और आपका कहना है कि प्याज के प्रोडक्शन के लिए राज्यों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक और दिक्कत है कोल्ड स्टोरेज की, जो अभी सब लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन सब्जियां जो होती है, हरी सब्जियां, वो पेरिशेबल होती है, टमाटर जैसा कि हो गया। तो कोल्ड स्टोरेज की जो दिक्कत हमारे यहाँ है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसका कोई अल्टरनेटिव है? देखिए, जहां तक बात है कोल्ड स्टोरेज की, आपको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार की स्कीम है। अगर आप देखें, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे सरकार ने 1 लाख करोड़ का इंतजाम किया हुआ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कोल्ड स्टोरेज लगाना, उसको चलाना बहुत महंगा है। और जितना लंबा समय तक आप सब्जियों को कोल्ड स्टोर में रखते हैं, सब्जियों के दाम उतने बढ़ जाते हैं, क्योंकि रोज उसमें बिजली की खपत होनी है, लेबर लगती है। और अगर एक सब्जी मान लीजिए आपने 2 महीने रखी, उसके रेट काफी बढ़ जाते हैं और तब तक नई सब्जी आ जाती है, तो लोगों को लगता है कि जो कोल्ड स्टोर की सब्जी है वो महंगी क्यों है, हम कोल्ड स्टोर की सब्जी नहीं लेंगे। तो काफी दुविधाएं हैं, क्योंकि कंज्यूमर भी अपने हिसाब से ताजी सब्जी लेना चाहता है, कोई स्टोर्ड सब्जी लेना नहीं चाहता। और स्टोर्ड सब्जी जितना लंबा समय तक आप रखोगे वो महंगी होगी। इसके अलावा हिंदुस्तान में उदाहरण के लिए, जैसे हम टमाटर की बात कर रहे थे, आज टमाटर की प्यूरी हम जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, बहुत सारी जगह पे, चाहे हम पिज्जा खाएं, बाकी जगह खाएं, वहां पे टोमेटो प्यूरी और टोमेटो जो पेस्ट होता है उसका काफी इस्तेमाल होता है। लेकिन हम लोग घरों में नहीं करते हैं, और उसका कारण यही है कि नहीं, हमको सिर्फ ताजा टमाटर ही इस्तेमाल करना है। तो मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग को कंज्यूमर्स को एजुकेट करना चाहिए कि आपके पास अल्टरनेट साधन है, ना वो न्यूट्रिशनली खराब है, ना उसके टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ एक हैबिट की बात है। हम लोगों को आदत नहीं है कि हम टोमेटो प्यूरी से कैसे सब्जी बनाएं, हमें सिर्फ ताजा टमाटर इस्तेमाल करने की आदत है। तो थोड़ा कंज्यूमर्स को भी बदलना होगा और थोड़ा सा सरकार को प्रयास करना होगा, ताकि कंज्यूमर्स को जो प्रोसेस्ड फूड है, जो खासकर जो प्यूरी वगैरह जो है, उस पे कॉन्फिडेंस आए, उनकी क्वालिटी कंट्रोल अच्छी हो। तो मुझे लगता है कि अगर मिलजुल के प्रयास हो तो रास्ता निकल सकता है, लेकिन प्रयास किए बगैर कोई रास्ता निकलने वाला नहीं। जी विजय जी, और इसी में मेरा एक और सवाल है आपसे कि हमने मई में देखा कि रिटेल महंगाई तो 12 महीनों के निचले स्तर पर थी, लेकिन वहीं थोक महंगाई 15 महीने के ऊपरी स्तर पर चली गई है। जो खाद्य महंगाई बढ़ती जा रही है, आंकड़ों के मुताबिक जुलाई तक ये जारी रहेगा, लेकिन इससे महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, महंगाई के आंकड़ों पर क्या असर पड़ेगा, और आपके मुताबिक कब तक ये समस्या जारी रहेगी? देखिए, थोड़ा हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा भारत की फूड सिक्योरिटी को लेकर।
हम लोग बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान में पशु भी हैं, उनको भी खाना चाहिए। अगर हम इंसानों की बात करें, इन आदमियों और मतलब कि हम अपने समाज की बात करें, आज भी हम 70% तेल आयात करते हैं, हम दालें आयात करते हैं, हमारे पास सब्जियों की जब जरूरत होती है तो कमी होती है। यहां तक कि पशु के लिए जो चारा चाहिए उसकी भी 40 से 60% की कमी है। तो सिचुएशन बहुत चिंताजनक है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, किसी भी राज्य सरकार का एक भी प्लान आपको नहीं मिलेगा कि उन्होंने राज्य में फूड सिक्योरिटी के लिए क्या प्लान बनाया है। आप एक राज्य सरकार का दिखा दीजिए अपने चैनल पे, मैं मान जाऊंगा आपको। हर इंसान, हर जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है कि केंद्र सरकार कुछ करेगी, जबकि एग्रीकल्चर राज्यों की जिम्मेदारी है भारत के संविधान के हिसाब से। केंद्र सरकार सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकती है, खेती में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये बात जब तक राज्य सरकारें नहीं समझेंगी और अपने अपने राज्यों के लिए फूड और फीड सिक्योरिटी प्लान नहीं बनाएंगी, मुझे नहीं लगता कि आपकी महंगाई की समस्या खत्म होगी। हाँ, टमाटर के दाम नीचे आ जाएंगे तो प्याज के बढ़ जाएंगे, प्याज के कंट्रोल में आएंगे तो आलू के बढ़ जाएंगे, आलू कंट्रोल में आएगा तो दूध के बढ़ जाएंगे। कुछ ना कुछ आपको तंग करता रहेगा, क्योंकि हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है। और बिना प्लान के आप अगर चलाना चाहते हैं इकोनॉमी, खासकर राज्यों की इकोनॉमी और देश की इकोनॉमी, मुझे नहीं लगता आने वाले समय में आबादी बढ़ती रहेगी, मौसम की मार बढ़ती रहेगी। हम बगैर प्लान के आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई महंगाई देखेंगे। मुझे इस बात की भी चिंता है। जी विजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और सवाल जवाब करेंगे, लेकिन आगे देख लेते हैं कि मौसम विभाग का क्या कहना है। गर्मी की मार का असर हमने सब्जियों की कीमतों पर देखा। ऐसे में सबको मॉनसून का इंतजार है, लेकिन मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि जून में भारत में सामान्य से कम मॉनसून की बारिश होगी, क्योंकि देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्से में भीषण गर्मी की चपेट में है। मॉनसून की रफ्तार पर पूरी खबर दे रही है मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल। जून एक ऐसा महीना है जब हम काफ़ी भारी मात्रा में एक्सपेक्ट करते हैं कि मॉनसून शावर्स हैवी हो, भारी मात्रा में हमें रेनफॉल दिखाई दे। और आईएमडी ने पहले अबव नॉर्मल का प्रिडिक्शन किया था जून मंथ के लिए, बट अभी उन्होंने अपना फोरकास्ट बदल कर बिलो एवरेज कर दिया है। अगर ओवरऑल देश की बात करें तो 92% लॉन्ग पीरियड एवरेज से हमें डेफिसिट दिखाई दे रहा है जून महीने के लिए, और वो बिलो नॉर्मल ऑब्वियसली रहेगा। इस अगर डिग्री की बात करें या इस रेंज की बात करें तो अबव नॉर्मल मॉनसून शावर्स हमें सिर्फ कुछ ही एरियाज़ में, जैसे सदर्न पेनिनसुलर इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बाकी रीजन्स में सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ पर आपको एक डेफिसिट दिखाई देगा रेनफॉल में, या बिलो नॉर्मल रेनफॉल दिखाई देंगे। इसका रीज़न ये है कि साउथ वेस्ट मानसून 12 जून के बाद इन कुछ पासेस से आगे नहीं बढ़ पाया है। नवसारी, जलगांव, अमरावती, बीजापुर, सुकमा, मलकनगिरी, इन रीजन से आगे अगर बढ़ता तो शायद हमें कुछ अच्छी मॉनसून या रेन शावर्स देखने को मिलते। ओवरऑल अगर भारत की बात करें और पूरे जून महीने के शावर्स या रेनफॉल की बात करें, 18 जून तक 64 mm रेनफॉल हमें देखने को मिली है एवरेज, जो 20% कम है या 20% डेफिसिट है लॉन्ग पीरियड एवरेज से। यूजुअली 80 mm की शावर हमें देखने को मिलती है जून में। और रीजन वाइज बात करें, जैसे मैंने पहले कहा पूरे देश भर में 20% लॉन्ग पीरियड एवरेज से डेफिसिट रेनफॉल देखने को मिली है। और सिर्फ सदर्न पेनिनसुलर इंडिया एक ऐसा रीजन है जहाँ पर आपको 16% अबव लॉन्ग पीरियड एवरेज से रेनफॉल देखने को मिली है। बाकी सब रीजन्स में एक डेफिसिट, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डेफिसिट देखने को मिला है। और मुंबई के रेजर्वोयर लेवल्स की हालत भी काफ़ी कंसर्निंग और अलार्मिंग है इस वक्त। और सारे 7 लेक्स को अगर मिलाकर उसका वाटर कंटेंट देखें तो सिर्फ 5.3% तक का रेनफॉल हमें देखने को मिला है, यानी उतना ही वाटर रेजर्वोयर लेवल्स में अभी तक है। अगर 2022 और 23 की बात करें तो 7.9% और 10.7% इस तरह का रेनफॉल हमें देखने को मिला था इन रेजर्वोयर लेवल्स पर।
विजय जी, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि आप एक क्विक सलाह क्या देंगे हमारे कंज्यूमर्स को, क्योंकि जिस हिसाब से सब्जियों की कीमतें बढ़ रही है उसके साथ ही हमने देखा कि डेयरी प्रोडक्ट्स की भी कीमतें बढ़ रही है। लास्ट मंथ ही अमूल ने, पराग और मदर डेयरी ने भी अपने डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक दूध, दही और पनीर की कीमतों में इजाफा किया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारा कंज्यूमर डे टू डे में कंज्यूम करता है। इसके लिए क्या सलाह होगी कि उनकी जेब पर इतना महंगाई का असर ना पड़े? देखिए, कंज्यूमर्स को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुदरत ने, भगवान ने जो सब्जियां बनाई हैं वो सारी की सारी न्यूट्रिशियस हैं। हम अक्सर टेस्ट के चक्कर में महंगी सब्जियां खरीदते हैं। मेरा एक प्रैक्टिकल सुझाव रहेगा आप सबको, एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एज ए डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट। मैं आपके दर्शकों को ये भरोसा दे दूं कि मैं डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट भी हूं, मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हूं, मैं इकोनॉमी देखता हूं और मैं लॉ भी देखता हूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो सबसे सस्ती सब्जी आपको मिले, आप टेस्टफुली उसको बना के खाइए। महंगी सब्जियों के चक्कर में अपने घर का बजट ना बिगाड़ें, क्योंकि जो कुदरत ने या जो नेचर ने सब्जियां दी हैं वो सारी की सारी न्यूट्रिशियस हैं। थोड़ा बहुत टेस्ट में फर्क आ सकता है, वो आपकी क्रिएटिविटी है। रसोई में आप अपने हिसाब से उसका टेस्ट बढ़ा घटा सकते हैं। तो मेरा यही प्रैक्टिकल सुझाव रहेगा। और दूसरा, वाटर हार्वेस्टिंग पे ध्यान दें। आपके घर में, आपकी फैक्ट्रीज में, आपके खेतों में, आपके गांव में जब भी बारिश हो, ये कोशिश जी करें जी कि एक बूंद पानी भी बाहर ना जाए, उसको पूरी तरह से संचित करें, जी क्योंकि जी सर। आने वाले दिनों में आपको पानी हमेशा चाहिए, हम्म 365 दिन चाहिए। जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, और आपके साथ ये चर्चा काफ़ी अच्छी रही। शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाजार की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और अब बात बाजार की। बाजार में आज उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी और निफ्टी बैंक ने रिकॉर्ड स्तर बनाए। हालांकि बाजार बंद होते हुए निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ। बाजार का पूरा एक्शन बता रहे हैं मेरे सहयोगी अंश भिलवाड़। तो निफ्टी ने पहली बार 23,600 के मार्क को छुआ। चार्ट पे देखा जाए तो ये 5वां सेशन था जब हमने लगातार रिकॉर्ड हाई के स्तर देखे। लेकिन अगर इसका चार्ट देखा जाए तो जो भी गेन सेशन में मिले थे वो पूरे वॉश अवे हो गए और इंडेक्स लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन अगर चार्ट पे देखा जाए तो 23,480 का एक अहम लेवल है। निफ्टी को इसके ऊपर सस्टेन करने की बहुत ज़रूरत है अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में चाहिए तो। अब दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ, लेकिन निफ्टी की तरह ये भी लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। और ये दरअसल 9 सेशन से लगातार खरीदारी चल रही थी इनमें, और अब जाके ये लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी बैंक आज का टॉप सेक्टर गेनर के तौर पे नजर आया, और ये पहली बार रिकॉर्ड हाई छुआ है 3 जून के बाद। इसके टॉप गेनर्स में हम देखें तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक नजर आते हैं। हालांकि अगर इसका चार्ट देखा जाए तो निफ्टी बैंक अपने एक की रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, जो कि एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉशियस सेंटिमेंट सा नजर आ सकता है। सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी रियल्टी आज का टॉप सेक्टर लूजर था, जो कि 3 सेशन की खरीदारी के बाद लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। और इसके टॉप लूजर्स देखें तो शोभा और ब्रिगेड नजर आते हैं। दूसरे इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑटो और निफ्टी फार्मा भी लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। बढ़ते हैं आगे, और अदानी पोर्ट ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सीडीपी ने कंपनी को क्लाइमेट चेंज के मामले में शानदार प्रदर्शन और सप्लाई चेन में बेहतर तौर तरीके अपनाने के लिए सम्मान दिया है। सीडीपी ने अदानी पोर्ट्स को क्लाइमेट चेंज और सप्लायर एंगेजमेंट के मामले में ए लीडरशिप बैंड में रखा है। एमिशन में कमी के लिए कंपनी को सबसे ऊंची ए रेटिंग मिली है। हाल ही के आकलन में सस्टेनालिटिक्स ने भी अदानी पोर्ट्स को 11.3 का स्कोर दिया है, जो सबसे टॉप स्कोर से थोड़ा कम है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।